कल हुए थे और आज उसके नतीजे सामने आ गए हैं। अब नतीजे आ नहीं गए हैं बल्कि आ रहे हैं, ये कह सकते हैं। और आज उसके नतीजे आ रहे हैं, ये सही होगा। और इन चुनावों से पहले ही बीजेपी ने प्रचंड जीत के दावे कर दिए थे। एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को भारी बढ़त दिखाई गई थी और जिस तरीके से कल मतदान को लेकर लोगों में उत्साह की कमी दिखी, उससे जाहिर हो गया कि जनता भी अब समझ चुकी है कि वोट किसी को भी लेकिन जाएगा तो वो बीजेपी में ही और आएगा तो मोदी ही। आपको बता दूं कि कल ही ढेरों शिकायतें आई कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, कहीं वोटर्स का नाम ही नहीं है, जबकि ये यंक लंबे समय से उंगली से हटती नहीं है। आप जानते हैं कि महीने महीने भर इसको हटने में लग जाते हैं, लेकिन ये तुरंत मिट जा रही थी ये यंक। इस गड़बड़ी पर राहुल गांधी ने फिर से लिखा है कि वोट चोरी देश के खिलाफ अपराध है। एक पोस्ट में इस खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ये मुंबई मिरर अखबार है, उसमें इन्होंने उसकी कतरन यहां साझा करते हुए, फ्रंट पेज को साझा करते हुए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो लिखा है उसका हिंदी आपके सामने रख रहा हूं कि विपक्ष और मतदाता मार्कर की स्याही फीकी पड़ने पर गुस्सा दिखा रहे हैं। निर्वाचन आयोग लोगों को गुमराह कर रहा है, इसी वजह से हमारे लोकतंत्र पर से भरोसा खत्म हो गया है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है, यानी वोट चोरी जो है वो राष्ट्र विरोधी कृत्य है, राष्ट्र विरोधी काम है। राहुल गांधी के अलावा शिवसेना ने भी यही शिकायत की है। मजेदार बात यह है कि बीजेपी ने पहले ही जवाब दे दिया कि यह गलत आरोप है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने कल शाम को कहा चुनाव के बाद कि वो विपक्ष के नेताओं के आरोपों के बाद निकाय चुनावों में इस्तेमाल मार्कर पेन वाली पक्की स्याही की गुणवत्ता की पूरी जांच करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश बाघमारे ने कहा है कि इस विवाद को देखते हुए आयोग आने वाले जिला परिषद चुनावों में मार्कर पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि कर्नाटक सरकार की कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड की बनाई पारंपरिक स्याही का इस्तेमाल करेगा, जिसका इस्तेमाल विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हुआ। बाघमारे ने यह भी कहा कि आयोग ने जांच करने का फैसला किया है। इसमें न सिर्फ स्याही की गुणवत्ता बल्कि दिन भर वितरित किए गए वीडियो भी शामिल होंगे। वीडियो की जांच ये पता लगाने के लिए है कि उंगली पर स्याही वोटिंग के दौरान लगाई गई थी या किसी शरारती तरीके से लगाई गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा है कि हम पूरे राज्य में इस्तेमाल हुए मार्कर पेन के आज रैंडम नमूने करेंगे और हमें दी गई स्याही की गुणवत्ता की जांच करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आग लग गई तब कुआं खोदने से क्या होगा? जिन लोगों ने अपनी उंगली पर स्याही मिटाकर न जाने कितनी बार कितनी जगहों पर वोट दिए होंगे, क्या इसका पता कभी लग पाएगा? क्या चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग यह पता लगाएगा? क्या फर्जी वोटिंग का कोई हिसाब होगा? और अगर नहीं हुआ तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या यह पूरा का पूरा चुनाव रद्द होगा? जाहिर है ये सारे सवाल कुछ दिनों की हलचल मचाने के बाद शांत हो जाएगा, क्योंकि अब वोट चोरी भी शायद चुनाव का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। फिलहाल बीजेपी खुश है कि देश की सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी बीएमसी पर उसका मेयर काबिज हो सकता है। बीजेपी इस बात से भी खुश हो सकती है कि उसने विधानसभा चुनाव के बाद एक और बड़ी जीत राज्य में दर्ज की है। लेकिन यहां बीजेपी के सहयोगियों यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को घबराने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अकाली दल और बीजेडी के बाद अब शायद बीजेपी उन्हें भी खत्म कर देगी। कम से कम ये चुनाव यही इशारा कर रहे हैं। मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और ठाकरे की शिवसेना भले बीजेपी से पीछे रह गई है, लेकिन लोगों ने उन्हें एकनाथ शिंदे से ज्यादा महत्व दिया है। शिंदे ठाणे में निपट कर रह गए हैं, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, बसई विरार सब जगह बीजेपी आगे आ गई। एनसीपी का हाल तो काफी बुरा रहा। शरद पवार की एनसीपी तो पीछे रह गई। अजित पवार ने बीते दिनों बीजेपी के खिलाफ जितना बढ़ चढ़कर बोला, उसकी सजा शायद उन्हें मिल गई है। लातूर, परभनी, कोल्हापुर, भिवंडी, चंद्रपुर, यहां कांग्रेस ने अपना हिस्सा बचाकर रखा है, लेकिन महज इससे पार्टी चैन से नहीं बैठ सकती, यह कांग्रेस को सोचना होगा। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी, इन तीनों ने मिलकर लोकसभा में कमाल दिखाया था, मगर विधानसभा की हार के
बाद महाविकास अघाड़ी में लगातार बिखराव दिख रहा है। इन तीनों के अलग अलग वोट अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी को और कड़ी टक्कर मिल सकती थी। बीजेपी का दावा तो सुपड़ा साफ करने का था, लेकिन नतीजे ऐसा नहीं दिख रहे हैं। यानी सारी गड़बड़ी के बाद भी गुंजाइश दिख रही है कि बीजेपी को रोका जा सकता था। महाराष्ट्र नगरीय निकाय के नतीजे बाकी देश के लिए भी संदेश हैं। अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी एसआईआर और ईडी की रेड को लेकर घिरी हुई है। इधर राजस्थान से आज एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बीएलओ के फोन कॉल से खुलासा हुआ है कि कैसे बीएलओ के ऊपर मुस्लिम वोटर्स का नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बारे में जो कुछ लिखा है सोशल मीडिया पर, आइए जरा आपके सामने रख रहा हूं। यहां सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर वहां खुदकुशी कर लूंगा। ये इन्वर्टेड कॉमा में है, कोटेड है। यह बात जयपुर की हवा महल विधानसभा में बीएलओ कीर्ति कुमार एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रहे हैं। उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन सब वोटर्स का सत्यापन कर लिया है। हवा महल एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के नफरती बाल मुकुंद आचार्य एमएलए हैं। राजस्थान में कम से कम 3 बीएलओज की मौत हो चुकी है, जिसमें काम के दबाव और एसआईआर के तरीकों पर सवाल उठे हैं। यह एक बेहद गंभीर मामला है और अगर चुनाव आयोग इस पर खुद से संज्ञान नहीं लेता तो माननीय अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एक भी नागरिक जो है उसके वोट का हक छीनना लोकतंत्र पर हमला है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। महाराष्ट्र में भी क्या यही हमला हुआ है? यह एक गंभीर सवाल है और इन सवालों के बीच स्क्रीन पर आप देखिए बीएमसी सबसे ऊपर, जो स्क्रीन पर मेरे ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर, बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 227 सीटें, 227 सीट्स, इसमें पूरे रुझान सामने हैं। बीजेपी प्लस 111 सीट, यूबीटी प्लस यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना और प्लस यहां मनसे और प्लस शरद पवार मिलकर 82 सीट, कांग्रेस 22 सीट, अदर्स 12 सीट। यहां पर 111 सीटें और 111 सीटें और सबसे बड़ी चीज ये जो 111 सीटें हैं इसमें 114 चाहिए आप अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो। ये अलग बात है कि एनसीपी जो अजित पवार गुट है वो इससे बाहर है और 3 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं। यानी अजित पवार की पार्टी जो है 3 सीटों पर लीड कर रही है। वो 3 सीटें मिल जाएं तो 114 सीटें हो सकती हैं, कुछ निर्दलीय को ला सकते हैं। लेकिन यहां वो बल्ले बल्ले वाली स्थिति नहीं है बीएमसी में। अभी इस वक्त जब ये हम चर्चा कर रहे हैं बीएमसी में जो बल्ले बल्ले वाली स्थिति दिखाई गई थी कल शाम को एग्जिट पोल्स में। महाराष्ट्र नगरीय निकाय के चुनाव क्या लोकतंत्र के लिए परीक्षा हैं? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इन सवालों के साथ जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। और आज का दिन बहुत अहम दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस पर बहुत सारी बातें चर्चा के लिए हैं। मैं यहां पर बंगाल या एसआईआर इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे हम अभी चर्चा करेंगे यहां महाराष्ट्र में हुए चुनाव की। और इस महाराष्ट्र में हुए चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव का कितना असर देश पर पड़ने जा रहा है, इसकी चर्चा। और इन सब से ज्यादा चर्चा इस बात की कि सारी तिकड़में करने के बाद भी लोकसभा चुनाव 2024 में 240 पर सिमट गई थी भाजपा, और इस नगरीय निकाय चुनाव में अभी तक 111 पर भाजपा प्लस सिमट चुकी है। कैसे देखा जाए इसको? प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। दिन भर आप लोगों ने बहुत सारे इस रिजल्ट से रिलेटेड हम लोगों की बातें, हम लोगों के विचार, हम लोगों के विश्लेषण सुने। लेकिन अभी इस वक्त जबकि बहुत कुछ सामने है, विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को आगे बढ़ाते। प्रशांत टंडन जी, देखिए, इसका नेशनल और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा
इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। बाकी सीटें हमारे सामने आकर दिन भर लाइव होता रहा है और हमारे दर्शकों ने इधर हमारे यहाँ या और जगह पे सुन लिया होगा। जो मोटा मोटा जो इस आउटकम है वो क्या है, पॉलिटिकल उसका जो मतलब है वो क्या है। पहली बात कि ये चुनाव में मोदी और अमित शाह नहीं गए थे और ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व में महाराष्ट्र में लड़ा गया, जिसमें जो जीत हासिल हुई वो देवेंद्र फडणवीस के खाते में गई जी। और उनकी अब दिल्ली की राजनीति में दावेदारी मजबूत हो गई है। उनका एक कंपटीशन चल रहा था योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस में कि मोदी के बाद कौन सवाल जो एक बीजेपी के अंदर घूम रहा है, उसमें अब देवेंद्र फडणवीस के नंबर योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा बढ़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या हार चुके हैं, फैजाबाद, वो 64-65 से 33 रुपये बीजेपी आ गई लोकसभा में। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में भी और यहाँ पे भी बीजेपी को एक रिजल्ट ला के दिया और उनकी दावेदारी बढ़ती है, उनके आरएसएस से संबंध भी अच्छे हैं। तो ये एक तो पहला आउटकम तो बीजेपी के लिए है। दूसरा, अजीत पवार की पॉलिटिक्स और पवार चाचा भतीजे की पॉलिटिक्स पे बड़े सवाल खड़े हो गए। अब उनका अजीत पवार का वापस रिबाउंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सत्ता में रहते हुए हार गए और अब उनका बीजेपी के साथ संबंध आगे क्या होगा वो भी देखना, क्योंकि अगर आप उनके कैंपेन को देखेंगे, अजीत पवार और बीजेपी के पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रचार को देखेंगे, तो बहुत जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और अजीत पवार की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ लगाए गए। तो ये अब वापस जब मुंबई की पॉलिटिक्स में वो आएंगे तो वो संबंध कैसे होंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा, जो तीसरा बड़ा आउटकम है वो ये है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे ब्रांड जो है वो सरवाइव कर गया। सत्ता में ना होते हुए भी तमाम सारे दबाव, तिकड़म, कॉर्पोरेट मनी, इलेक्शन कमीशन, इन सब के बावजूद जो ऊपर आपको लिस्ट दिख रही है 82, उसमें लगभग 77 जो है वो उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं। किसी एग्जिट पोल ने कल ये परफॉर्मेंस नहीं बताई थी उनकी, और मैंने सुबह भी कहा था कि अगर वो 70 का या 65 का भी आंकड़ा पार करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो मजबूत स्तंभ हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, मुंबई की पॉलिटिक्स में। तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रांड, जो कि दोनों भाई भी साथ में आए इस बार, और आदित्य ठाकरे ने भी कैंपेन किया और उन्होंने अपनी राजनीति को बदला है। हिंदुत्व की राजनीति को छोड़कर वो मराठी मानुस की राजनीति में और विकास की राजनीति में आए हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिलाया है जी। ये बड़ा प्रयोग था और वो प्रयोग कामयाब होता है। ये इंडिया गठबंधन के लिए, महाराष्ट्र की आगे की राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत है और ये मुंबई के मतदाताओं ने, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने ये रुझान दिखाया है कि उनका ठाकरे पर विश्वास अभी कायम है। ये कुछ जो है वो टेक्स हैं जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि नेशनल और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इसका असर क्या होगा। एक असर और होगा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ेगा, मुहिम और बढ़ेगी। और एक आखिरी बात इस दौर में कि बहुत सारे विनिंग कैंडिडेट को, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थे, यानी जिनको शिवसेना या दूसरी पार्टियां अपना उम्मीदवार बना रही थी, कांग्रेस पार्टी या एनसीपी पवार, उनको बीजेपी ने तोड़कर अपने यहाँ मिलाया। बीजेपी को खबर थी कि ये उम्मीदवार बनेंगे,
उनको अपने यहाँ मिलाया और वो जीत गए। उसमें तमाम अपने सिटिंग जो कॉर्पोरेटर्स उनके टिकट काट दिए। यानी दूसरी पार्टियों के जिताऊ उम्मीदवारों की पोचिंग हुई है, शिकार हुआ। उनको बीजेपी के प्लेटफॉर्म से लड़ाया गया और वो चुनाव जीत गए। यही प्रोजेक्ट कल बंगाल में था, जो फाइल ममता बनर्जी सामने लेकर आ रही हैं, जो लैपटॉप लेके गई, जो आरोप लगा रही हैं कि पार्टी का डेटा चुराने की कोशिश की गई ईडी के जरिए। यही प्रोजेक्ट था कि ममता बनर्जी के जिताऊ कैंडिडेट को आइडेंटिफाई हो जाए तो उनको डरा के धमका के ईडी सीबीआई करके उनको अपने यहाँ मिला के टिकट देते। ये प्रयोग महाराष्ट्र में भी हुआ है, जिसकी चर्चा कम हो रही है, लेकिन ये चर्चा कल डेटा और आ जाएगा, इसके बारे में डिटेल और आ जाएंगे, तो हम लोग बात करेंगे इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, नमस्कार करता हूं आपको। और सुनील शुक्ला जी, आपके पास आता हूं। कैसे आप देखते हैं, दिन भर आपने भी देखा, अब इस बीएमसी को लेकर बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। अलग 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 ढंग के आंकड़े आ रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं 227 के 227 हैं, कई जगह पे 215, कई जगह पे 211 तक, 208 तक आ गए हैं, जो बढ़ना चाहिए। और रिजल्ट जो रुझान है, कम से कम रुझान, सारे पिटारे खुल गए, ये बताना चाहिए। लेकिन कई जगह पिटारे जो हैं पहले खुल जाते हैं फिर बंद कर दिए जाते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है ये। लेकिन खैर, फिर भी 111 आपने कल देखा एग्जिट पोल। हम लोग भी एग्जिट पोल लेके आते हैं, हालांकि कल हम लोग लेके नहीं आए, इस पे हम लोगों ने नहीं किया था। और सही नहीं होता है तो हमारे साथी निराश भी होते हैं और कुछ लोग नाराज़गी जताते हैं, कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं, बोलते हैं आपका एग्जिट पोल तो सही होता नहीं है, जबकि सही हुआ था। 2024 का एग्जिट पोल हमारा सही हुआ, हमारा कई सारे एग्जिट पोल सही हुए। इसका एग्जिट पोल, जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल, कर्नाटक का एग्जिट पोल, फिर इधर झारखंड के एग्जिट पोल, बहुत सारे एग्जिट पोल सही हुए। लेकिन अब यही है कि हम इंसानों से बात करते हैं, इंसानों से पूछते हैं, जो मतदाता है उनसे पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया। दूसरे वाले जो हैं वो मशीन से पूछते हैं, वो लोगों से नहीं पूछते, वो मशीन से सीधे ईवीएम से पूछते हैं कि आपके अंदर कौन सा वोट जा रहा है। तो उनको मशीन सही बता देती है और हमको गलत, हम गलत हो जाते हैं। इंसान गलत बताते हैं, जो जाके उंगली दबा के वोट डालता है वो गलत बता देता है। फर्क इतना ही है, कहीं मशीन नहीं बोल पाती है तो हम सही हो जाते हैं, जहां मशीन बोलती है हम गलत हो जाते हैं। लड़ाई हमारे मतलब मशीन और इंसान की चल रही है। सुनील जी, बात बहुत गंभीर कर रहा हूं, भले मजाकिया लहजा हो, गंभीर कर रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप है और चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है और बहुत सारी याचिकाओं के साथ खड़ा है। और अब एक कटघरा यहां पर फिर से तैयार हो रहा है, एक याचिका फिर से तैयार हो रही है, जिस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, तमाम विपक्षी दलों ने ट्वीट किया कि आखिर कौन सी स्याही आप लगा दी है उंगली में कि तुरंत मिट जा रही है। अनिल सिन्हा जी और अच्छे से बताएंगे विस्तार से, लेकिन आपसे पहले समझना चाह रहा हूं इस चुनाव को हिंदुस्तान की सियासत के हिसाब से कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद राजीव जी। खैर, इस चुनाव से केंद्रीय चुनाव आयोग कटघरे में नहीं खड़ा होता, क्योंकि इस चुनाव का संचालन केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं करता, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। हर राज्य में है वो भी, लेकिन संबद्ध तो है सुनील जी, संबद्ध तो है निर्वाचन आयोग। नहीं राजीव जी कोई संबंध नहीं है। यह जरूर है कि आप कोई नियंत्रण नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है, यह जरूर है, मतलब नियमानुसार। बाकी तो पर्दे के पीछे क्या क्या होता है वो अलग का सवाल है, होना नहीं चाहिए। लेकिन यह है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है। राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, राज्य सरकार करती है। अन्य जो पदाधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकारों के विभिन्न जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको तैनात किया जाता है अलग अलग जगहों पर। तो पूरा का पूरा खेल वही है। तो जब आप यह जरूर कह सकते हैं कि जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसको संविधान के द्वारा इतने संरक्षण प्राप्त है, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए के अवसर नहीं मिल रहे हैं या उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कितना स्वतंत्रता से काम कर लेगा? यह बिल्कुल वाजिब सवाल है। जो जिस तरीके से यह पूरा का पूरा चुनाव कराया गया महाराष्ट्र में, शुरू से ही तमाम तरह के लेकर के सवाल पैदा हुआ। एक तो
मतदाता सूची को लेकर के गंभीर आपत्तियां व्यक्त की गई। मैंने कई वीडियो क्लिप्स देखे जिसमें लोग ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि उनका उनका जो रिहायशी इलाका है उसमें तमाम लोगों के नाम कटे हुए हैं। जब वोट डालने गए तो कहा गया कुछ ही लोगों के नाम वहाँ पे हैं, बाकी लोगों के नाम नहीं है। और जो चुनाव कराने की जो एक नई मशीन जोड़ी गई, बिना लोगों को विश्वास में लिए, बिना उसका डेमो दिखाए, एक हमारे साथी कह रहे थे कि वो मतदान करने के लिए गए तो उनको वीवीपैट ही नहीं दिखाई पड़ा कि कहाँ पे है ये। तो तमाम तरह के आरोप लगे हैं निर्वाचन इसमें को तो लेकर। वीवीपैट है ही अब नहीं, इसमें इसमें है ही नहीं, अभी इस्तेमाल ही नहीं वही हुआ, वही इस्तेमाल ही नहीं हुआ वही है। मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि वीवीपैट कहाँ पे है वो खोज रहे थे। और उन्होंने उन्होंने हमसे ये भी कहा कि वो अपने कई मित्रों से पूछे कि भाई हमको नहीं दिखाई पड़ा, हो सकता है हम झटके में निकल गए हों, आपको कहीं दिखाई पड़ा हो। तो तमाम उनका कहना है कहीं नहीं दिखा। तो जो बात बात कर रहे हैं वही सच्चाई है। तो एक नया जो आपने इक्विपमेंट लगाया उसके बारे में तरह तरह के संदेह हैं। खैर, लेकिन जो परिणाम आया है और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि एक तरफा परिणाम है, एक तरफा राजनीतिक माहौल है, एकदम जो गैर बीजेपी ताकतें हैं वो खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर के भी कुछ नहीं कर पाए। तो तमाम तरह की बातें जो एक राजनीतिक विमर्श बनाने की कोशिश की गई, परिणाम ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो अभी भी ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है उसमें बीजेपी सत्ता में आ जाए, अपना मेयर बना ले, लोगों को तोड़ने फोड़ने में वो माहिर है। केंद्रीय अपने एजेंसियों का किस तरीके से वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके तो सरकार में चली आई, राज्य सरकार बना लिया उसने। तो वो बीएमसी का मेयर बनाना उनके लिए कौन सा टेढ़ा काम है। कोई नैतिकता या कोई नियमों का पालन, संवैधानिक तरीके से काम करने का की अपेक्षा तो आप नहीं कर सकते। सत्ता में आने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अब जैसे कि जिस तरीके से फडणवीस साहब के बयान आ रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत हुई है, निश्चित रूप से आप बीएमसी में अगर आप पहली बार आप बीजेपी का मेयर बनता है, उपलब्धि तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने जो उद्धव ठाकरे की राजनीति है या शिवसेना की राजनीति है या बाला साहब ठाकरे की लीगेसी है वो खत्म कर दिया बीजेपी। वो स्थिति नहीं है। अगर 82 सीटों पर जो भी सामने का आंकड़ा है और 11 सीटों पर बीजेपी प्लस है तो यह मुकाबला बहुत कड़ा है। और अगर ये भी कहा जा सकता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो संभवतः स्थिति यह बेहतर नहीं होती। मैंने इस कदर नहीं बीजेपी के पक्ष में जाती। मेरा अपना ये मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हो गया है। यह कम से कम जो आज चुनाव हुए हैं इस बात के संकेत नहीं है। इस बात के संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को के सामने चुनौतियां हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर गैर भाजपा ताकतें मिलकर के चुनाव लड़ती तो संभवतः बीजेपी को और कड़ा मुकाबला चुनौती देती। हमसे तमाम लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और जो लोग इंडिया दल समूह में लोग हैं वो अलग अलग लड़ने के बजाय, और ये जो बात कही जाती है कि टैक्टिकल वोटिंग, 32 सीटों पे हम 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, बाकी पे लड़ेंगे, तो एक राजनीतिक माहौल बनता नहीं, विमर्श नहीं बनता। मेरी अपनी समझ यही है। और अगर आप मिलकर जो चुनाव लड़ते हैं तो एक आक्रामकता होती है, एक राजनीतिक विमर्श होता है। जो लोग एक विकल्प की तलाश में होते हैं उनको आशा बनती है, तो एक आप राजनीतिक रूप से चुनौती दे पाते हैं। लेकिन राज ठाकरे को लेकर के जो उम्मीद पाली जा रही थी वो कम से कम खारिज हो गई। और मैं भी निजी तौर पे मानता रहा हूं कि राज ठाकरे के पास कोई राजनीतिक ताकत है नहीं। जो ताकत है वो उद्धव ठाकरे के पास है। उद्धव ठाकरे ही एक मजबूत नेता है और उनके प्रति लोगों के मन में सम्मान भी है। मैं राज ठाकरे जैसे के लोगों के आने से जो गैर मराठा या उत्तरी भारत के लोग मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में रहते हैं उनके मन में नाराजगी ही पैदा होती है। कोई उनको लेकर के कोई आपको का वैल्यू एडिशन होता हो, ऐसा मैं नहीं मानता। तो इस चुनाव परिणाम को मैं ये मानता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को की गतिविधियों को के मामले में जो लोगों के मन में आशंकाएं हैं वो और मजबूत हुई हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की कोई एक तरफा राजनीतिक ताकत बढ़ गई है, यह बेबुनियाद बात है। मेरा अपना मानना है कि इस नतीजे से यह सबक होना चाहिए कि जो गैर भाजपा दल हैं, जो इंडिया दल समूह के दल हैं, उनको जो चुनावी राजनीति है उसमें भी एकजुट होकर के अगर वो मुकाबला करेंगे तो संभवतः बेहतर परिणाम वो ला सकते हैं। जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से, और उधर पुणे से जुड़े हुए हमारे साथी। धनंजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अनिल सिन्हा जी, आपके पास आता हूं। और ये स्याही कांड से लेकर आज अब रुझानों तक, अभी तक रिजल्ट कुछ एक जगह हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी उभर के आए हैं, उनकी पार्टी कुछ एक जगह पे बिल्कुल बल्ले बल्ले है। ओवरऑल इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? मैं देखिए क्या है कि हमको लग रहा है कि हम लोग जो रिजल्ट वो ले आते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। रिजल्ट कैसे ले आते हैं इतना बार डिस्कस कर चुके हैं कि अब लगता है कि अब क्या किया जाए। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का लैंग्वेज एक है। चुनाव आयोग, अब दोनों अलग अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है। वाघमारे साहब की जो भाषा है और उनकी ज्ञानेश कुमार की। अब इंक के बारे में आपने 2 बार बात की। इंक के बारे में उन्होंने, जब उनको कहा गया तो उन्होंने कहा कि लोग जो इंक मिटाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मतलब कि मतदाता ही जो है दोषी है। अगर वो मतदान चुनाव आयोग के हिसाब से मतदान नहीं कर पाता है तो उसकी मूर्खता है। अब उसके लिए वो थोड़े जिम्मेदार है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा क्या कि जो बूथ पर लगा कि लोग ढूंढता था नाम, उनको पता नहीं चलता था। एक जगह आया भी कि वो बीजेपी के मैप ऐप से अधिकारी जो है ये का नाम ढूंढ रही थी। तो वो उस पर भी उन्होंने कहा कि मतदाता को अपना पता करके जाना चाहिए कि कहाँ पर उनका मतदान। तो ये जो लैंग्वेज है, अब जो मतदाता, वो जो नागरिक है, वो अब कमोडिटी बन गया है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसको आप लड्डू दे सकते हैं। जब पूजा कई बार होता है ना, भंडारा होता है, कोई आसपास का जो रिच अमीर आदमी होता है वो भंडारा कर देता है, वो गरीब लोग जो है आकर के उनका कोई पार्टिसिपेशन या कोई वो ये नहीं होता, उनका मतलब अधिकार नहीं होता। वो जो दाल में मिल गया उस टाइप का। आप सोसाइटीज में रह, आप जो रेसिडेंस वेलफेयर सोसाइटीज है, उसके इलेक्शन में भी कभी देखा है क्या कि निर्विरोध निर्वाचित हो जाए? कभी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए। एक सोसाइटी में जिनका रोज सुबह से शाम तक एक दूसरे से मिलना जुलना है, एक दूसरे के साथ चाय पानी करना है, एक साथ ही क्या कहते हैं सेलिब्रेट करना है, वो जब एक निर्वाचित नहीं कर पाते निर्विरोध, तो ये वार्ड में म्युनिसिपल इलेक्शंस में कैसे निर्वाचित हो गए? और उसके किस्से भी आए। लेकिन क्या है कि हम लोग इसके आदी हो गए। अब वो कैसे बैठा दिया, उसके बीजेपी के ही कैंडिडेट्स का है कि घर में बंद कर दिया, उसके ही लोगों ने कि नहीं तुम वापस नहीं लेना है। अच्छा, ये जो सूरत मॉडल आपको पता चला, उस समय लगा था कि सूरत मॉडल जो निर्विरोध निर्वाचन का, वो मॉडल लगा था क्या कि एक केस हो गया। अब इससे देवेंद्र फडणवीस ने जो मॉडल है उसको मुकम्मल कर दिया ये में महाराष्ट्र में। तो देवेंद्र फडणवीस पर हमको चर्चा करनी चाहिए जो प्रशांत जी ने की, कि देवेंद्र फडणवीस जो रियल जो बीजेपी नई बीजेपी बनी है उसके सही उत्तराधिकारी वही है। चुनाव मैनिपुलेट कर सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, कॉरपोरेट को अपने साथ रख सकते हैं, और हिंदुत्व भी बोल सकते हैं। कोई इतने नंबर्स ऑफ पार्टीज एक साथ किसी भी स्टेट में नहीं तोड़ी जा सकी है आज तक। उसका रिकॉर्ड बनाया, जो भी पार्टियां थी सबको तोड़ दिया। एक उसमें मानना होगा आपको कि कांग्रेस को उस तरह से वर्टिकली स्प्लिट नहीं कर पाए जिस तरह से उन्होंने शिवसेना और इसको एनसीपी को तोड़ा। तो ये जो कारीगरी है उसमें आप उसमें ऐड किया, उसके जो उनकी पर्सनैलिटी है, उनकी जो पॉलिटिकल पावर है, उसमें इससे ऐड हुआ है। एक 2-3 चीजें साफ हुई है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होने वाली है, मतलब लोकल लेवल पर उनका है ये। दूसरा है क्या कि अभी भी उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी पर पूरा कब्जा लेने के लिए, मतलब शिंदे, क्योंकि शिंदे के बारे में लोग बोलते हैं कि वो जो है सबको मदद करते हैं। मदद मतलब आप समझ गए कि किस तरह की मदद करते हैं, हर तरह की मदद करते हैं। तो वर्कर्स का जो नीचे से ऊपर तक है, उन्होंने पार्टी का जो मशीनरी थी, शिवसेना सबसे ऑर्गेनाइज पार्टी महाराष्ट्र की थी, उस पर
उनका बहुत बड़ा कब्जा हो गया है। तो वो कब्जा को कैसे तोड़ पाते हैं वो है। दूसरा जो सुनील जी ने कहा वो भी इम्पोर्टेंट है कि जो बाकी पार्टियां हैं सब मिल करके, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आइडियोलॉजिकल कंसोलिडेशन नहीं कर पा रही है। वो इकट्ठा अगर होना भी है तो एनसीपी और कांग्रेस ही इकट्ठा एक साथ आइडियोलॉजिकली करेगी। कांग्रेस में एक चीज अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसी के हिसाब से ये किया, क्या कहते हैं, गठबंधन किया, रिजल्ट्स जो भी आए। लेकिन इससे एक मैच कि वो एक पार्टी है जो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन उसके सामने भी चैलेंज आया। देखिए कितना मैंने जो मतलब ओवैसी ने उनको मुश्किल खड़ी की है, कर रखी है उनके क्या कहते हैं को। तो भी भिवंडी में जिस तरह से कांग्रेस ने करीब करीब कांग्रेस और एनसीपी ने मिल करके जीत ही हासिल की है, लगभग भिवंडी महापौर नगर पालिका को उनके पास जाने वाला है। तो इससे ये पता चलता है कि वो ओवैसी का चैलेंज है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है जिसको लेकर के बहुत परेशान हुआ जाए। तो महाराष्ट्र की जो ये के जो म्युनिसिपल इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट इस सेंस में भी है। एक तो बीजेपी के अंदर एक पावर स्ट्रगल का जो नक्शा है वो क्लियर हुआ। ज्यादा योगी अभी पीछे पड़ गए, मतलब पीछे आ गए हैं फडणवीस के ही मुकाबले, क्योंकि वो कॉर्पोरेट को मैनेज करने में और ये जो तंत्र चलाना हर पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ देने वाला में उतना सक्सेस नहीं गेन कर पाए हैं जितना कि फडणवीस ने किया है। तो रियल इनहेरिटर जो है मोदी और अमित शाह के रूप में उभरे हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि गुजरात का महाराष्ट्र का गुजरातीकरण हो रहा है पॉलिटिक्स में, कि विपक्ष को कहीं भी जीतने नहीं देना है, चाहे क्या कहते हैं पैसा लगाना है, एडमिनिस्ट्रेशन लगाना है, चुनाव आयोग लगाना है। अब मीडिया तो उनका है ये अपना जो अभी उत्साह गोदी मीडिया में दिखाई दे रहा है वो आप एक आध जगह हमको कहीं क्लिप में वगैरह में दिख गया। उससे लगता है क्या कि गोदी मीडिया को एक नई संजीवनी जो है जो बनेगा मुंबई में, ये क्या कहते हैं उसका मेयर मतलब उनके महापौर और उनके पास जाएगा बीजेपी का, लेकिन उत्साह उनका चौगुना हो गया है। तो ये मतलब एक ऐसे मोड़ पे ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स का आपको बता रहा है कि जिससे है कि फाइट फॉर डेमोक्रेसी जिसको आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए फाइट और कठिन है और जब ज्यादा ये मतलब ताकत के साथ लड़ना होगा, ये आपको अपोजिशन को सोचना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं वही विश्लेषण जो रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन विश्लेषण के पीछे के विश्लेषण को, यानी रिजल्ट के पीछे क्या कारण है और ये किस दिशा में जा रहा है, देश की डेमोक्रेसी, देश में चुनाव की पद्धति, इन सब पे बात लगातार उस पर भी कर रहे हैं हम, लेकिन और करने की ज़रूरत है। धनंजय जी, जरा आपके पास, आप मुंबई में हैं और क्या सीन है वहाँ पे? 227 सीटों में बीजेपी प्लस 111 और यूबीटी प्लस जो है 82, ये हमारे पास जो आंकड़े हैं, और अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। कुछ लोगों ने 227 सीटें जो हैं उसमें अभी तक रुझानों में कम कर दिए, 211 पे कुछ आ गए हैं, कुछ 208 पे भी हैं और अभी कुछ पिटारे खुलना बाकी हैं। दिन भर यही हो रहा है क्या? इतनी धीमी गति से काउंटिंग का कारण क्या हो सकता है धनंजय जी? पहले तो धीमी गति से चुनाव होने का कारण बताइए कि धीमी गति से जो वोटिंग हो रही थी उसके क्या कारण थे। मैं खुद गया, मैं तो यहीं मुंबई में हूँ, मैं अपने वार्ड में गया वोट देने के लिए। स्कूल में मैं सुबह वाला आदमी, मैं सुबह चला जाता हूँ, मुंह वगैरह भी नहीं धोता हूँ, सीधा मैं काम करके आता हूँ, वही पहले देश के काम पहले कराते हैं। तो वहाँ मैं गया तो देखा लंबी लाइन लगी है। मेरे पास पर्ची नहीं थी, क्योंकि मैं जिस एड्रेस पे मेरा कार्ड है उस एड्रेस पे नहीं रह रहा हूँ। यहाँ पे जानते हैं 11 महीने में घर बदल जाता है। 22 महीना बहुत खुश होगा मकान मालिक तो आपको 22 महीने रहने देगा। तो मेरे पास पर्ची, सरकारी पर्ची नहीं थी। तो मैंने पुलिस वाले को कहा कि भाई पर्ची कहाँ मिलेगी? तो उसने कहा कि पर्ची यहाँ मिलती है। तो वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है अपने बाहर लोग को बिठा के रखता है, जो बताते हैं मोबाइल से ढूंढ करके कि आपका ये सीरियल नंबर है, आपका ये बूथ नंबर है। ढेर सारे लोग लाइन में लगे थे, स्त्री भी पुरुष भी, मैं भी लग गया।
राजीव भाई, पौना घंटा लग गया मुझे लाइन में लगे लगे। और उसके बाद लेडी जो देख रही थी उन्होंने कहा कि आपका नाम तो दिख नहीं रहा। हम कि ये तो देखिए ईसीआई का जो है उसमें मेरा नाम है, मेरा सब कुछ है, पता ठिकाना बूथ कहाँ है सब दिखा रहा है, मतलब रूम नंबर 5 तो है नहीं। हमने कहा आप जानिए। तो हमने कहा कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो मताधिकार ऐप है, मताधिकार ऐप पे जाइए वहां मिलेगा। तो मैंने मताधिकार ऐप डाउनलोड किया, फिर उसमें ढूंढा तो मुझे मिल गया। मैंने पुलिस वाले को दिखाया कि भाई ये देखो बूथ नंबर 41 पे मेरा है, सीरियल नंबर मेरा फलाना है, 340 है। मैं वहां गया, वहां भी लाइन लगी हुई है। वहां भी जो है, ये बता रहा हूँ 8 बजे के आसपास की बात कर रहा हूँ, 8 से 9 के बीच, 7:30 बजे से शुरू हुआ था। उसके बाद वोट दे करके आए, अंदर सब व्यवस्था हमको ठीक लगी, लेकिन सुनील जी बता रहे थे आपकी आवाज वो थोड़ी कट रही है, थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा आगे आ जाइए जी। वीवीपैट मैं ढूंढ रहा था कि वीवीपैट कहाँ है, क्योंकि अब तक तो जितने मशीन से वोट दिया उसमें वीवीपैट देखा मैंने कि वीवीपैट वहां बगल में रखा है, और वो समझिए जैसे लोटा डोरी स्त्री पुरुष के तौर पे जो है वो साथ में, उसका वीवीपैट को मैं पूरक मानता हूँ। ईवीएम मशीन का पूरक है वीवीपैट, वो वीवीपैट मुझे दिखा नहीं। वहां जो चुनाव कराने वाले लोग थे, मैंने कहा कि जो है ये वीवीपैट कहाँ है इसका, तो ऐसा लगा कि उनको समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं है तो नहीं है। तो फिर मैं बाहर आ गया, मैंने कई लोगों से आज पूछा, लेकिन कहीं पता चला कि वीवीपैट इस बार रखा ही नहीं गया। क्यों नहीं रखा गया मुझे नहीं जानकारी, इसकी अभी तक मिली नहीं है। किसी ने, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी वहां सवाल नहीं कर पाए। मैंने पूछा भी कि भैया आप लोग पूछो तो जा करके। तो वोटिंग कितना स्लो हुआ, 1-1.25 घंटा अगर मुझे लगा। अब ये बताइए कितने लोग वहां वेट कर सकते हैं? लाइन लगाने वाली प्रथा हमारे देश में पिछले 12 साल से चल रही है, हर बात के लिए लाइन लगना है। लेकिन जो 50 या 55% वोटिंग हुई उसमें कारण वो भी है। उसके बाद आगे बताऊं कि मेरी वाइफ का नाम नहीं था। मेरी वाइफ यहीं जन्मी है, यहीं पढ़ाई की है, यहीं सालों साल वोट देते रही, उसका नाम ही निकाल दिया गया। हमने कहा लो, उसको ये फुर्सत हो गई। फिर जो ऐप था उस पर मैंने 15-20 लोगों को बताया, उनका ढूंढ ढूंढ करके कि ये भाई, चूंकि पहले क्या होता था याद करिए कि जो पार्टी वाले लोग होते थे उनके पास वोटिंग का वो मतदाता सूची होती थी, उससे ढूंढ करके पर्ची बना करके रखते थे, आपको दे देते थे। वो सब प्रथा लगता है खत्म हो गई है, पता नहीं कहाँ वहां भी लोग। उसके बाद आधे घंटे के बाद, मतलब समझिए 10 बजे के आसपास, वो ऐप भी काम करना बंद कर दिया। मताधिकार ऐप पे लगातार मैं प्रयास करता रहा और ढूंढने का, लोगों का नहीं मिला। मतलब वो भी, चूंकि पूरे महाराष्ट्र के लोग मताधिकार ऐप पे ढूंढ रहे थे 10 बजे के बाद। तो ये बताइए कि ये वोटिंग धीरे करने के पीछे क्या वजह? एक सवाल ये, आप कहते हो कि हर आदमी को, ये जो चुनाव आयोग है उसका मकसद है कि कोई भी योग्य मतदाता, मैं एकदम ज्ञानेश कुमार की भाषा में बोल रहा हूं, कोई भी योग्य मतदाता न छूटे। अरे हजारों लाखों मतदाता छूट गए भाई, मेरी बीवी भी छूट गई। ज्ञानेश कुमार जी क्या जवाब देंगे? प्रीति सोमपुरा एक पत्रकार है, उन्होंने बताया कि उनकी बिल्डिंग के 40 लोगों के नाम में से 6 ही के नाम थे, 34 लोगों के नाम छूट गए। और ये सब हिंदू है। मुसलमान होते तो एक बार समझ में आता कि मुसलमानों को काट ही देते हैं ये लोग। हिंदू है, ठीक ठाक कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन आप जाइए बूथ पे, एक आदमी आपको समझदार आदमी नहीं दिखाई पड़ेगा जो आपकी बात का जवाब देगा। वहां लठाइत रहते हैं, आप कुछ बोलिएगा, अच्छा हो गया ना आपका, जाइए आप बाहर जाइए। अरे क्यों बाहर जाएं? कैसे बाहर नहीं जाइएगा? 5 पुलिस वाले आ जाएंगे, क्या करिएगा? तो ये हालत है कि ढेर सारे लोगों के नाम, कई लोगों ने कहा, छोड़ दीजिए कई लोगों का, मैं बताता हूं, गणेश नाइक का नाम तो बल्कि कई बार तो मुलाकात भी हुई होगी अनिल भाई साहब जी। गणेश नाइक जो है न्यू बॉम्बे में रहते हैं, वो मंत्री है बीजेपी सरकार में, फडणवीस सरकार में मंत्री है, वो वन मंत्री। वो वोट देने गए, जहां जाते थे बार बार, तो वहां पता चला कि उनका नाम ही नहीं। उनको कहा गया वो सेंट मैरी हाई स्कूल चले जाइए। वो सेंट मैरी हाई स्कूल गए, पता चला वहां भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं। फिर वो बिना वोट देने दिए लौट आए। वो शिकायत कर रहे थे कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, उनको 3 बूथ पर भेज दिया गया। अब बताइए, ये मतदाताओं का काम आसान कर रहे हैं या मतदाताओं को मुश्किल में डाल रहे हैं? फिर देखिए, मैं एक और बात मैं करना चाहता हूं कि, और ये बड़ा खतरनाक बात है, 66 निर्विरोध चुन लिए गए,
हल्ला हंगामा किया लोगों ने, लेकिन वो गए वहाँ, हाईकोर्ट भी गए यहाँ लोग, मनसे के लोग, लेकिन जज साहब ने याचिका खारिज कर दी, बोला इस पे कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, निर्विरोध चुनने का प्रावधान तो है ही। अब आप साबित कीजिए कि निर्विरोध जो चुने गए हैं वो बदमाशी करके चुने गए हैं। कौन साबित करेगा? किसके पास आज सबूत लाने का ये है? और उसके बाद देखिए कि हम जिस जिस वार्ड 18 नंबर वार्ड हमारा है, 18 नंबर वार्ड हमारा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इस वार्ड में कौन कौन लोग खड़े हैं, क्योंकि आजकल पर्चा फर्चा भी जो दे जाते हैं वो पता नहीं क्या है। तो मैंने देखा 2 ही लोग हमारे वार्ड में खड़े थे, एक बीजेपी गठबंधन और एक शिवसेना गठबंधन, तीसरा जो था नोटा था। तो हमने कहा अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो कम से कम 10-12 लोग तो होते ही थे, कुछ निर्दलीय होते थे, कुछ फलाना पार्टी, कुछ ढिमकाना पार्टी, जिसका नाम नहीं सुने वो पार्टी भी हुआ करती थी। इस बार कोई नहीं है। कहाँ चले गए वो जो निर्दलीय चुनाव लड़ा करते थे, जो छोटी छोटी पार्टियों के लोग चुनाव लड़ा करते थे? ये भी बड़ा सवाल है अनिल भाई साहब, राजीव जी। फिर बात आती है कि जो अभी चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं, जिसको ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, मुंबई में ऐतिहासिक जीत है ये मैं नहीं मानता। सिंपल जीत है और वो बीजेपी की जीत नहीं है। वो जीत अगर है किसी की तो उद्धव ठाकरे की जीत है। अब आप कह सकते हैं कि ये उद्धव ठाकरे तो हार गए। अरे भाई, तुमने इतना तोड़ फोड़ मचाया, इतना 1000 करोड़ खर्चा किया, तब लेकर के आए, बहुमत नहीं आया है। आप 111 दिखा रहे हैं, बाहर 118 दिखा रहे हैं। 114 में सिंपल मेजोरिटी है, मतलब 227 का आधा कीजिएगा 114 होता है, तो 115। अब 118 ही है अभी, जबकि अभी सारे वोटों की गणना नहीं हुई है। अब बताइए, मशीन आपके पास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन छोटे छोटे वार्ड होते हैं, कितने वोटर हैं उसका? अब शाम हो गई, 10:30 बजे क्यों शुरू किया भैया? रात करने के लिए। आप 7:30 बजे भी शुरू कर सकते थे, 8 बजे भी शुरू कर सकते थे, 10:30 बजे वोटिंग क्यों शुरू की? तो आप चाह रहे थे कि रात हो जाए, रात के बाद बिजली कट जाए। बिजली अब तो अडानी साहब की बिजली है, कभी भी कट जाएगी। आप याद कीजिए, राज ठाकरे जब रैली कर रहे थे शिवाजी पार्क में, एनडीटीवी पे लाइव चल रहा था, और जैसे ही आया अडानी वाला कि अडानी देश में किस तरह से 2014 से विस्तार पाए, बंद कर दिया। हमने कहा लो, अरे ये तो तारीफ कर रहे थे कि 2014 में उनके पास 2 ही कंपनी थी, 2026 में 500 कंपनियां हो गई। ये तारीफ की बात है कि छुपाने की बात है? ये तो अच्छी बात है कि अडानी साहब ने इतनी तरक्की कर गए। दुनिया के देश उनको बुलाएंगे कि भैया 10 साल में इतनी तरक्की कैसे कर गए। तो अब जो है अडानी साहब का मुंबई में जिस तरह से प्रवेश है, मतलब जिधर जाइएगा ना, आपका हाथ जिधर जाए, आपका मुंह जिधर जाए, हर तरफ जो है वो अडानी साहब है। अडानी का, आपकी बिजली अडानी की, आपका एयरपोर्ट अडानी का, आपकी सड़क अडानी की, आपकी बिल्डिंग अडानी की, आपका पानी अडानी का, आपका पता नहीं क्या क्या अडानी का, हवा भी हो सकता है अडानी के हो जाए। तो अब एक और लास्ट बात मैं करूं कि जो मनसे के नेता, हालांकि मनसे के जो राज ठाकरे हैं, अब उनको ये समझ में आना चाहिए कि बाला साहब ने उनका उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया, उद्धव को ही उत्तराधिकारी क्यों बनाया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है अनिल भाई साहब, ये विश्लेषण महाराष्ट्र में होना चाहिए। राज ठाकरे जो जा करके बैंक में या कहीं और हिंदी बोल रहे तो मारूंगा और मारते हैं, वो जमाना चला गया भाई साहब। मराठी भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सभी संकेत है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको भाषा का विरोध करना है कीजिए, लेकिन जो मारपीट करते हैं वो आम आदमी को परेशान करते हैं। इसका ये भी एक मैसेज है राजीव भाई। और अगर शिवसेना को कम वोट आया, उसमें राज ठाकरे का भी एक योगदान है कि राज ठाकरे साहब के नाम पे शायद कम वोट पड़े। हालांकि मैं मानता हूं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ आने से मराठी वोटर में एक संचार आया। और मुंबई में अगर इतना के बावजूद अगर यूबीटी को इतनी सीटें हैं प्लस को, तो बड़ी सफलता है, इसको मानिएगा। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा वो बड़ा भयानक था। उठ के खड़ा है वो आदमी इतने सीटों पे, वो बहुत मजबूत बात है। और मुसलमानों ने भी वोट किया, उत्तर भारतीयों ने भी वोट किया। अब एक बात आखिर में ये कि ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसको अब बैठ करके एक रणनीति बनानी चाहिए कि इनके तमाम गुंडाई से कैसे हम लड़ सके। वो खाली अब भाषण देने से काम नहीं चलेगा, और कई जो एस्पेक्ट है उस पर भी विचार करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वहां की आंखों देखी आप बता रहे थे, लेकिन उंगली पे निशान लगाए कि नहीं आपका ये निशान मिट गया कि है अभी? आवाज 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 अनम्यूट कीजिए धनंजय जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ,
निशान तो बहुत जरूरी है धनंजय जी। नहीं, निशान तो मेरा है, मैंने हाँ। मिटाया नहीं। मिटाया होता तो शायद मिट जाता, क्योंकि कई जगह मिटाते लोगों चैनल में भी दिखाया कि देखिए मिट जा रहा है। और कई जगह वीडियो आया जहां एसी टोन लेकर के लोग बैठे थे कि अब उधर वोट दे के आया और इधर मिटाया रगड़ करके। बोगस वोटिंग भी खूब हुई है, ये कई जगह से चर्चा आई। एक जगह तो चर्चा ये आई कि जो मर गया आदमी था उसका भी जाके किसी ने वोट डाल दिया। हाँ, बताइए। जो नहीं है इस दुनिया में उसका भी वोट तो डाल दिए और तमाम उसको तमाम देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरह से फेलियर है। चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है, इसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। जी। जी 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 जी। अमलेंदु जी, बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त अभी भी देर रात तक शायद रिजल्ट आते रहे। बहुत धीमी गति से वहाँ चल रहा है, काउंटिंग चल रही है। धीमी गति का विश्लेषण कर रहे थे शुरुआत में धनंजय जी, और धीमी गति आज ही नहीं बल्कि धीमी गति से चुनाव भी करवाया गया और कई लोगों के बूथ बदल गए, कई लोगों को बहुत परेशानी हुई। ये सारी चीज़ें अभी बता रहे थे धनंजय जी। लेकिन ओवरऑल इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? राजीव जी, इस पूरे चुनाव को अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबक तो सबके लिए है, अगर निष्पक्ष पारदर्शी स्वतंत्र चुनाव हुआ है तो। और जिस तरीके के आरोप हैं और जिस तरीके की खबरें हैं, तो वो तो ये है कि स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये नतीजों को ही देख लिया जाए, नतीजों पर ही बात की जाए, तो भी राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को इतने सारे धक्कर्म करने के बावजूद अगर एकनाथ शिंदे के कंधे पर चढ़कर 111 तक पहुंचना पड़ रहा है, तो ये तो फिर मोदी जी और फडणवीस जी दोनों के लिए, जो दोनों जी हैं, इनके लिए बहुत सोचने की बात है कि आपके साथ चुनाव आयोग है, आपके साथ एजेंसियां हैं, आपके साथ सब कुछ है, एकनाथ शिंदे हैं, और उसके बावजूद अगर आप 111 पे पहुंच रहे हैं, और हो सकता है शाम तक और कम हो जाए, क्योंकि दिन भर जो है कुछ माहौल बनाया जाए, थोड़ी देर के लिए बीजेपी के दफ्तरों में लड्डू बटें, मीडिया पर कांग्रेस को गरियाया जाए, इस सब के लिए शाम तक जो है किया गया। अब हो सकता है राजीव जी 8 बजे के बाद जो है वो गरियाने का टाइम जब बंद हो जाता है मीडिया पे, तो फिर असली रिजल्ट आना भी शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। तो लेकिन बहरहाल अगर यही है तो ये काफी चिंता का विषय बीजेपी को होना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है, बहुत धन्यवाद दे दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतदाताओं को, भाई आपने बीजेपी को और एनडीए को बहुमत मत दिया है और बहुत अच्छी आपने बात की है। तो प्रधानमंत्री तो राजीव जी 2018 में भी दे चुके थे बधाई कर्नाटक में, जब जिस समय बनारस में गिर गया था वो पुल और 20 से ज़्यादा लोग जो थे दब के उनकी जान चली गई थी, तो प्रधानमंत्री उस समय भी बधाई दे चुके थे कि ऐतिहासिक विजय जो है वो कर्नाटक में हुई है। और बाद में मालूम पड़ा था कि सरकार जो थी वहाँ कुमार स्वामी की बन गई थी कांग्रेस के समर्थन से। तो प्रधानमंत्री तो ऐतिहासिक बधाई विजय की कभी भी दे सकते हैं, रात को उठ के भी दे सकते हैं, आधी रात में भी दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन राजीव जी, इसके बावजूद अगर इतने पे अटकी हुई है बीजेपी, तो बहुत सोचना होगा। अब धनंजय जी ने जिस तरह की बातें बताई और अनिल सिन्हा जी ने जिस तरह की बातें बताई, जो ग्राउंड, हम लोगों ने दिन में भी राजीव जी चर्चा की थी। एक तो वीवीपैट मशीन नहीं होगी, ये चुनाव आयोग ने बहुत पहले जो था एक विज्ञप्ति जारी कर दी थी और उसमें कहा था कि हमने राजनीतिक दलों को बता दिया है कि इस बार वीवीपैट मशीन नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजीव जी, मुझको लगता है कि अगर राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से सुनवाई करे, तो ये चुनाव सारे रद्द हो जाएंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको वीवीपैट मशीनें लगानी है। आप भले ही उनकी गिनती करें या ना करें, हम लोगों तो राजीव जी ईवीएम पर जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी बाकायदा लाइव हमने रिपोर्टिंग की है कि क्या क्या वहाँ बहस चल रही है, क्या क्या नहीं चल रही है। और बार बार उसमें आया कि वीवीपैट तो सब आपने ही लगवाई है, आपको ही चुनाव आयोग को इस पे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये प्रशांत भूषण का तर्क था कि आपने ही इसको जो है लगवाया है वीवीपैट को। तो कोई भी चुनाव आयोग राजीव जी, चाहे वो राज्य का हो, चाहे जिले का हो, चाहे केंद्र का हो, कोई भी चुनाव आयोग है, वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना कर सकता है कि वीवीपैट मशीन नहीं लगाई जाएगी, और नहीं लगाई जानी तो उसके तर्क दीजिए आप, क्यों नहीं लगाई जानी है, क्या कारण है आखिर, ये सवाल जो उठते हैं। इसी तरीके से स्याही को लेकर है, स्याही को लेकर अब आ गया है उनका, हम जो है आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी आपने क्यों किया, इसका क्या होगा, ये बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। दूसरा राजीव जी, उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत जो है वो दिखाई है, और इतने सारे षड्यंत्रों के बाद अगर उद्धव ठाकरे का गठबंधन जो है
वो 82 पे चल रहा है, और कांग्रेस का भी राजीव जी 22 है। आप कांग्रेस को मतलब अगर बीएमसी में देखा जाए तो कांग्रेस की 22 की उपलब्धियों को आप कम करके नहीं देख सकते वहां, क्योंकि गढ़ जो रहा है वो शिवसेना का रहा है वहां। लेकिन अगर कांग्रेस का गठबंधन जो 22 वहां दिखा रहा है, तो ये भी मुझे लगता है कि एक कांग्रेस के लिए वहां बूस्ट के तरीके से काम कर सकता है। ये वहां देखा जा सकता है। तो मुझको लगता है राजीव जी की ये जो कुल मिलाकर संकेत है, वो बीजेपी को काफी ज्यादा अपने अंदर आत्मचिंतन करने की जरूरत है, कि जिस तरीके से लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं, ठीक है, आप चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं, तो इन चुनाव परिणामों को लेकर लोगों में गुस्सा क्यों बढ़ता जा रहा है? ये भी तो होना चाहिए ना। इस पे आप विचार कीजिए कि बीजेपी इस पे विचार करे कि भाई हम तो जीत रहे हैं, मोदी जी जो है वो तो बता रहे हैं बधाई दे दी और बल्ले बल्ले और ढोल तमाशा सब हो रहा है, और जनता में नाराजगी हो रही। तो भाई आखिर आपकी जीत में जनता शामिल क्यों नहीं होती है? इस पर बीजेपी थोड़ा विचार करे, वरना फिर जनता अगर सड़कों पर आती है तो फिर परिस्थितियां काफी ज्यादा बदला करती हैं राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, सड़कों पे अगर जनता आएगी तो फिर परिस्थितियां बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रशांत जी, प्रशांत टंडन जी, क्या यहाँ आपको लगता है कि ये चुनाव उसी ढंग से है, या इस चुनाव में भी कोई धांधली है? अब जो काउंटिंग की बात करें, बीएमसी की काउंटिंग की बात करें, तो कई जगह 227 की 227 सीटें, कई जगह 211 सीटें, कई जगह ये बताया जा रहा है कि सीटें जो हैं वो अभी भी काउंटिंग, ये रुझान और काउंटिंग दोनों में फ़र्क है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही हैं। और इस चर्चा के दौरान हो सकता है कि कुछ और भी अपडेट्स आएँ, तो हम उसको भी यहाँ रखेंगे अपडेट्स में, कि कितनी सीटों पे अभी तक काउंटिंग फाइनल हो चुकी है। वो अपडेट अगर आता है तो वो भी हम अब तक रखेंगे। लेकिन प्रशांत जी, ओवरऑल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, पहली बात तो इलेक्शन मैनेजमेंट। देखिए, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो या राज्यों के चुनाव आयोग हो, उनका पहला काम इलेक्शन को कंडक्ट कराना है, दूसरा काम उनका इलेक्टोरल रोल बनाना है। ये दो प्रमुख काम चुनाव आयोग के हैं। लग रहा है ऐसा कि चुनाव कराना जो है उनकी प्राथमिकता नहीं है, उनका फोकस हट गया है इलेक्शन मैनेजमेंट। आप याद कीजिए, हम सब मतदाता हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, और हम लोग एक दो चुनाव के नहीं है, कोई दशकों से मतदाता हैं हम लोग जी। और हम लोगों ने न जाने कितने चुनाव रिपोर्ट किए, कितने चुनाव में वोट डाले हैं, अलग अलग शहरों में वोट डाले हैं। मैं तो 3 शहरों का मतदाता रह चुका हूँ। तो सवाल ये है कि कभी भी आप देखिए कि पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट, आपके घर पर्ची आने का सिस्टम, इलेक्टोरल रोल अपडेट होने का सिस्टम कब कैसे होता था आपको पता नहीं चलता था, लेकिन इलेक्शन बड़ा स्मूथ होता था, बैलेट पेपर के दिनों में भी और अभी भी जी। कुछ एक आपात को छोड़ दीजिए कि कहीं छीना झपटी होती थी, लेकिन कुल मिला के इलेक्शन स्मूथ होता था। अब आप देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एआई है। इन सब के ज़माने में इतनी स्लो पोलिंग और इतना स्लो काउंटिंग, कोई आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? बैलेट पेपर के दिनों में भी महापालिका के चुनाव की रिजल्ट तब तक आ जाते थे जी। तो ये एक बड़ा सवाल जो है पैदा होता है। दूसरा, जो लो टर्नआउट हुआ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो इतनी धांधलियां, इतने आरोप, इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे लोग उदासीन हो गए। लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति उत्साह कम हुआ है। लोग सेल्फी डालते हैं, हम लोग भी जब ये उंगली ऐसे वोट करके सोशल मीडिया पे सेल्फी डालते हैं लोग, वो उत्साह कम हो गया है, क्योंकि लोगों को एक भावना ऐसी आ गई है कि हमारा वोट तो कोई डाल देगा, हम किसी को वोट दें, जाएगा एक ही पार्टी को। तो ये जो पूरा एक परसेप्शन बना है चुनाव आयोग का कि इनकी साठगांठ है बीजेपी के साथ,
उसने चुनाव का मतदान का टर्नआउट मुंबई जैसे शहर में, जो कि बहुत जिंदादिल शहर है, जी मैं वहां रह चुका हूं, तो सारे त्योहार वो बड़ी हंसी खुशी मनाते हैं, सब कुछ वो सड़कों पे होता है, उल्लास के साथ होता है। और वहां पे अगर आप 55% ही वोट पड़ा है, वो भी ऐसे चुनाव में कि जो जो उनका चुनाव है, जी नगर पालिका का चुनाव है। क्योंकि मुंबई में एक बात मैंने देखी कि जो लोगों का जीवन है, जो लोगों की दिनचर्या है, उसका बीएमसी से बहुत करीब का रिश्ता है। इतना करीब का रिश्ता हमारा एमसीडी से नहीं है दिल्ली में, जितना मुंबई के लोगों का बीएमसी से है। बहुत आम प्रचलित शब्द है बीएमसी वहां पे, जितना मुंबई दिल्ली में एमसीडी नहीं है, जी या लखनऊ में नगर महापालिका नहीं है, या और शहरों में। तो मुंबई की जो कल्चर है उसमें बीएमसी का एक बड़ा एक बॉन्डिंग है। उसके बावजूद इतना कम टर्नआउट, और इसका जो पॉलिटिकल संदेश है, देखिए, मैन ऑफ द मैच जो है वो उद्धव ठाकरे हैं। जी ये चुनाव में दो लोगों का, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, ये दो लोग मेडल लेके निकले हैं। और उद्धव ठाकरे तमाम एग्जिट पोल और ईडी और सीबीआई और एजेंसियां, धांधलियां, पैसा, तोड़फोड़ पार्टी में, सुप्रीम कोर्ट का भी ढुलमुल रवैया, इन सब के बावजूद वो जो है जिंदा है राजनीति में। और एक और फैसला जो आज मुंबई के लोगों ने कर दिया, चलिए, ये जो ऊपर दिखा रहे हैं हम, ये चुनाव आयोग का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो हम लेके आ गए हैं। चुनाव आयोग के लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से यहाँ 205 सीटों में बीजेपी प्लस को 102 सीटें, यूबीटी को प्लस को 68 सीटें, कांग्रेस को 21 सीट और अदर्स को 14 सीटें। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है जो अभी, क्योंकि हम अब फाइनली चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है वही फाइनल आंकड़ा होगा, और उसी आंकड़े को हम यहाँ रख दिए। 10 घंटे हो चुके हैं राजीव, काउंटिंग शुरू हुए। जी बिल्कुल, 10 घंटे, घंटे पूरे 10 साथ घंटे हो गए। साथ में ये भी देख लीजिए कि बहुमत नहीं है, खिसक गए नीचे अभी जो दिख रहा है उसमें। हाँ जी जी, वो भी है। तो एग्जिट पोल भी गलत हुए, लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि देखिए, उद्धव ठाकरे बड़े विनर होकर निकले इसमें, और मुंबई की जनता ने असली और नकली शब्द का फैसला भी कर दिया कि बाल ठाकरे के साथ है, ये भी तय हो गया आज इस इलेक्शन में। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे अभी तक ट्रेंड में समझ में आ रही है, आंकड़े भी और आएंगे कल तक तो देखेंगे, कि उद्धव ठाकरे को मराठी भाषी के अलावा और भी वोट मिले, क्योंकि मुंबई में अब मराठी भाषी पहले की तुलना में कम हो गए। अब 35-40% ही मराठी भाषी है वहां पे। अब गुजराती और हिंदी भाषी भी उतनी ही संख्या में है, दोनों को मिला लें तो इसलिए आप देखिए कि उद्धव ठाकरे को मराठी भाषी लोगों के अलावा भी वोट मिले, तभी इतनी सीटें दिख रही हैं। तो ये एक बड़ी जीत हुई है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैं कह चुका हूं कि वो एक छोटा सा और एक जो चुनाव है, सीट है, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो है धारावी। जी, धारावी ने तीसरे चुनाव में एक संकेत दिया है कि उसको अडानी मंजूर नहीं है। लोकसभा में, विधानसभा में और इस बार चुनाव में, तीनों चुनाव में उसने कांग्रेस को जिताया वहां से। और धारावी हम लोग गए थे राजीव जी, आपको याद होगा जी, कि हर दरवाजे पे एक नंबर छपा हुआ है। वो नंबर क्या है कि इनको इस मकान को गिराना है, तोड़ना है, ये मकान हटेगा। तो इस जो दरवाजों पे नंबर लिखे हुए हैं वहां पे, उसने वहां पे बीजेपी को हरा दिया। और ये जो धारावी का चुनाव है,
वो अडानी के खिलाफ एक लोगों का जो है भावना सामने आती है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आदर्श 14 सीटें हैं, इसमें से 8 सीटें AIM के पास है, 8 सीटें रुझानों में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और 2 सीट समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जो पार्टी है। 2 सीट समाजवादी पार्टी, 8 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, 8 2 10 बचे 4 और 14 में से। और उसमें NCP भी है, अजीत पवार की पार्टी, और NCP के पास 2 है और 2 निर्दलीय हैं। तो ये 14 है, और 102 सीटें बीजेपी 205 में, और UBT 68, कांग्रेस पार्टी को मिला के जोड़ सकते हैं आप यहाँ पर 89 सीटें अब बाकी। यानी यहाँ पर कांटे की, अभी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हो सकता है सरकार बनाएगी, बीजेपी के पास सब कुछ है, और देवेंद्र फडणवीस हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी ये मज़ेदार है सुनील शुक्ला जी, इन आंकड़ों को देखिए। जो आंकड़े हम लोग के सामने हैं, इसमें केवल 205 सीटों का रुझान या परिणाम दिखाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। जो अनिल जी ने कहा ना कि परिणामों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव कराए कैसे गए। ये अगर आप नगर निगम के चुनाव के 10 बजे दिन में क्यों गणना करेंगे भाई? वहां कौन कोहरा पड़ रहा है, कौन ठंड आई हुई है मुंबई में, किस कारण से हम 10 बजे कराएंगे? और इस समय हम लोग 8 बजे रात को बैठे हुए हैं और पता चला कि अभी तक परिणाम नहीं दे पाया है। ये सवाल तो पैदा करता है। मतदान प्रक्रिया को लेकर के मतदाता सूची बनाना, मतदाता सूची में मतदान केंद्रों को स्थापित करना, मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले मतदाताओं के पास पर्ची पहुंचाना, मतगणना को प्रभावित करना, ये तमाम तामझाम आप करेंगे और ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि समय से और ढंग से चुनाव हो जाए। तो ये बड़ा सवाल तो इस बात का है कि आखिर चुनाव कराया कैसे गया। और अब ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि इसमें जो राजनीतिक ताकत के रूप में उभर के आए हैं उद्धव ठाकरे ही हैं। पूरी सरकार, पूरा केंद्र की सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियां, ये कारपोरेट सब लगे हुए हैं उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में। सबके पूरी ताकत से पार्टी तोड़ना, पार्टी के नेताओं को तोड़ देना, तमाम तरह के छापे, तमाम तरह की जांचें, नेताओं को, उम्मीदवारों का अपहरण, कुल कर्मकांड के बाद भी स्थिति यह है कि कम से कम अभी जो 68 सीटों पर आप बढ़ा दिखा रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे ने तो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई जी। और ये उन लोगों के लिए भी संकेत है, शिंदे साहब के लिए भी संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो कितनी ताकत बटोर सकते हैं या पूरी ताकत गंवा सकते हैं। ये उनको देखना पड़ेगा कि लोगों ने माना कि शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की ही है, जो शिवसेना के समर्थक है। तो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के सवाल पैदा होना चाहिए। अगर आप वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने स्याही मिटाई है उन पर कार्रवाई करेंगे, स्याही क्यों मिट गई ये सवाल है पहला, तो आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी धनंजय जी कह रहे हैं कि बाहर मतदाता केंद्र के मतदान केंद्रों के बाहर बाकायदे लोग बैठे हुए थे और मिटाने के लिए। अरे आपने बैठने क्यों दिया? जो लोग मिटा दिए वो दोषी हैं या जो मिटाने का बाकायदे एक संगठनात्मक व्यवस्था किए हुए हैं वो आरोपी है। ये इस तरह से तो आप चुनाव करा रहे हैं वहां, और आप फिर सवाल आएंगे नहीं साहब जो बीजेपी की जो जीत है। मैंने आप ये दिखा रहे हैं। मैं दोपहर बाद देखने की कोशिश किया कि परिणाम क्या हुए। चैनल देख के मुझे लगा कि तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी वगैरह चली गई एकदम हिंद महासागर में, कोई पुरसा हाल उनका नहीं, एक तरफा चुनाव चल रहा जी। ये इस तरह का संकेत लोग दे रहे थे। मतलब कहीं लड़ाई है भी नहीं, ये बात बता। जो जिस तरह का माहौल बनाया गया था एग्जिट पोल के द्वारा, उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। और अभी रात 8 बजे तक, मतलब 12 घंटे से अधिक हो गए और आप वार्ड की मतों गिनती नहीं कर पा रहे हैं। तो मतों का प्रतिशत गिरना, मतदाताओं को हो रही है सुविधाएं, मतदान केंद्रों के निर्धारण बाकायदे। अब सोचिए कि मतलब सबसे बड़ा सवाल तो ये हो गया कि 68 लोग निर्विरोध जीत गए और निर्वाचन आयोग के कारण पे जो नहीं रुक रहा है राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर, ये कैसे हो गया, किन कारणों से हो गया? और ये सही सवाल है कि आखिर मतलब जहां पे चुनाव लड़ने के लिए
ये ऐसे दलों के पास भी लोग जा रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वहां, उनका भी टिकट लेके चले आते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, और वहां केवल 2 गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में हो, जो अभी धनंजय ने बताया कि उनके वार्ड में केवल 2 उम्मीदवार। तो लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने वाली ताकतें कौन सी? सुनील जी, इसी मसले पे, सुनील जी मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। संजय राउत का बयान अभी सुनाता हूं। इसी मसले पे संजय राउत कह रहे हैं कि जिस ढंग से वोटों की गिनती चल रही है उससे देखकर फाइनल नतीजे जो हैं वो आधी रात तक आएंगे, शायद ऐसा लगता है। लेकिन वोटों की गिनती को लेकर तमाम नेता अब चिंतित हैं। जरा उनके बाइट को सुन लेते हैं। और लेकिन खैर आते हैं, बाइट पे भी आते हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल एक गंभीर सवाल है कि आप चुनाव में मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे, मतदाताओं की शिकायतों पर आप ध्यान नहीं देंगे, और मतगणना का तो एकदम ऐसी तैसी कर दिया है आपने। और किसको इस मतगणना को लेकर के संदेह नहीं पैदा होगा? जब ये सबसे बड़ा सवाल है कि 10 बजे क्यों मतगणना शुरू करेंगे भैया? अब फिर रात को 12 बजे शुरू करते, ये कोई मतलब होता है इसका? तो ये महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह चुनाव किस तरीके से कराया गया और विभिन्न राज्यों में किस तरीके से चुनाव कराए जाने की प्रवृत्ति पैदा होती जा रही है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की देखरेख। इस तरह से तो आप जन समर्थन हासिल करने का दावा नहीं कर सकते। जन समर्थन छीन लेने का दावा तो आप कर सकते हैं। जो विपक्ष आरोप लगाता है चुरा लेने का क्या आरोप तो आप पे साबित हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपने जो गैर भाजपा राजनीतिक ताकतें हैं उनको आपने हरा दिया। हराने का ये तरीका नहीं होता। और सवाल यही है कि फडणवीस साहब पूरी ताकत के साथ, पूरी सरकारी मशीनरी, कारपोरेट, केंद्र सरकार का सहयोग, उससे उन्होंने अपना यह साबित करने की कोशिश की कि वो चुनाव जीत के चले आए। लेकिन जन स्वीकृति यह है, यह इसको स्वीकार करने में असुविधा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जन स्वीकृति है और इसको स्वीकार करने में थोड़ी परेशानी तो होगी। जरा एक बार फिर अनिल सिन्हा जी, अनिल जी, ये जो आंकड़े हैं ये चुनाव आयोग के जो आपके ऊपर क्योंकि हम लोग भी परेशान थे कि कहीं कुछ और कई जगह पे ईवीएम खुलने की बात हो रही है, कई जगह नहीं हो रही है, और अब परेशान वहाँ के नेता भी हैं। ये क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न, इसको जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि ये अजीब स्थिति है। ये क्या है कि अभी उन्होंने सारा कुछ बोल दी कि मतलब जो पहले क्या था कि विक्टिम अगर आप हैं तो आपकी सुनवाई, अब जज वगैरह भी जो जिस तरह जुडिशरी भी बात करती है उसमें आपको ये है क्या कि विक्टिम आप है तो आपका है कि जैसे पहले था एक नैरेटिव थी कि आप लड़की अगर घर से अंधेरे में जाएगी तो क्या होगा उसका, मतलब ये नहीं है क्या है कि उसको वहां आप जो है उन पर अत्याचार हुआ। वो ये कोई वाघमारे जी का जो बयान मैंने पहले कोट किया, मैंने कहा उनके लैंग्वेज को और गणेश जी को गणेश जी बोल रहे हैं, गणेश जी को लैंग्वेज को, वो दोनों का अगर आप एक साथ रख लीजिए तो आपको कोई लैंग्वेज गणेश जी वगैरह मतलब ठीक ही है, उसी टाइप का बोला जाता है कि बिठा दिया है क्या, तो वैसा ही बिठाया हुआ है ये सब देवता जो है। ये जो चुनाव आयोग के मतलब चुनाव का जो देवता जो लोकतंत्र के हैं वही उन्हीं का जो है मति उनकी फेर ली गई है। अब उनको किसी तरह जो है अब रास्ते पर लाना होगा। मुझको लग रहा है क्या, देखिए अभी जैसे इंक वाला में बड़ी लंबी स्टोरी है अखबारों में, इंक का क्या हुआ, लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो एकदम साफ बता दिया उसने कहा अगले बार से नहीं करेंगे। चलो एक तो पहले दे दिया, मामला ही खत्म, अरे इस बार क्यों किया ये बताओ। उसके दूसरी बोल दिया कि बोला कि अगर कोई मिटाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब मतलब मतदाता, अरे वो बता रहा है कि ये मिटने वाली स्याही है, उसकी जांच नहीं करेंगे। अच्छा जुडिशरी ने भी, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि धनंजय ने जो कहा कि जुडिशरी क्या करेगी निर्विरोध में, अरे जुडिशरी को इंश्योर करना है, वो जुडिशरी को दिखाए, वो क्या चंद्रमा पे वो लोग रह रहे हैं क्या जज लोग, उनको यहीं पे देखना है, आसपास में सब कुछ नजर दौड़ाना है। एक चिट्ठी पर पीएन भगवती ने
कहा कि जेल में जो बंद रहेगा अगर वो अंडर ट्रायल है तो उसके बारे में करेंगे, PIL हो जाएगा एक चिट्ठी पे। अभी कह रहा है PIL वाले सबको करेंडा लेके आते हो, फाइन करो इसको। अब मामला ही बदल गया, अब कानून बदल गया। पहले था कि एक इनोसेंट जो है जेल नहीं जाना चाहिए और उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, टिल जब तक वो इनोसेंट है तब तक वो मतलब सजा याफ्ता नहीं है तब तक वो इनोसेंट है। अब कह रहा है स्टार्ट से ही कानून बन गया, जितना जो UA PA PMLA में सब में यही है कि आपके बारे में बोल दिया पुलिस ने या ED ने कि आप हैं, ये सजा याफ्ता बन गई। यही अभी चुनाव आयोग में चल रहा है जी कि अब आपको अभी फाइट जो है ना, देखिए 2-3 चीजें खाली मैं खत्म करूंगा। रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस महाराष्ट्र में इस इलेक्शंस के बाद होने वाले, और एक तो है क्या कि ये तय हो गया कि जो मनसे नाम की जो ये का संगठन है उसको अब अपनी जो भी मतलब मनसे नाम से अब वो टिकाना उनके लिए मुश्किल होगा। एक तो है उनका अब सीट में देखना है कि कौन सी सीटें, कितनी सीटें मनसे ने लूज की है, किस तरह से BMC में, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो आंकड़े होंगे। दूसरा है क्या कि जो अजीत पवार है और शरद पवार जिसके मिलने की बात की जा रही थी, अजीत पवार ने बहुत सारी बातें कही थी चुनाव के दरमियान, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप, आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस जो है दोनों जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस में है, गोडसेवादी है वो, हम जो है ये अम्बेडकरवादी बहुजन फुले और साहू छत्रपति वाला मतलब हम सेकुलर है, ये दोनों उन्होंने उसको डिफाइन किया था और बहुत सारे आरोप इस तरह से लगाए थे। तो क्या अजीत पवार अब इन आरोपों के साथ किस तरह से कंफर्टेबली, जिसको आप कहते हैं